बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे आज जो पंजाब के महाज पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, तहरीक-ए-इंसाफ़ और तहरीक-ए-इंसाफ़ के इत्तेहाद ने जो दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहली कामयाबी परवेज़ इलाही की सूरत में जो वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए, और दूसरी कामयाबी आज पीटीआई को ये मिली है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा सरदार सफ़नैन ख़ान आज पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, इस कामयाबी की ख़बर आने से पहले जो मुख्तलिफ़ वाइब्स आ रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पंजाब असम्बली स्पीकर के इस इलेक्शन में कोई अपसेट भी हो सकता है। इस अपसेट के पीछे क्या लॉजिक पेश की जा रही थी, क्या चहमगोइयाँ की जा रही थी, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पंजाब असम्बली में इस बड़ी कामयाबी के बाद पीटीआई की और पीटीआई के इत्तेहाद की इस बड़ी कामयाबी के बाद जो वज़ीर आला हैं पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को क्या जवाब दिया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के डिस्प्यूट के हवाले से, मामले के हवाले से। कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ का ख़त सामने आया। आज जुडिशल कमीशन के दूसरे रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद नाजरीन जो सवालात उठ रहे थे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर खां बंदयाल ने एक बड़ा इकदाम उठाया है, एक बड़ा कदम उठाया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास की, गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसे पब्लिक कर दिया गया है। इस ऑडियो के ज़रिए कौन झूठा है, कौन सच्चा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि अगर मुनासिब समझें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीटीआई ने पहली कामयाबी हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला के इलेक्शन में नाकामी से दो चार करके, शिकस्त से दो चार करके हासिल की। जब परवेज़ इलाही 186 वोट हासिल करके पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हुई जब काफ़िले के 10 वोट जो हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से डिस्कार्ड कर दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में और चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में सुना दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी कशमकश चलती रही जब हुक्मरान इत्तेहाद के वकला अदालत से ये दरख्वास्त करते रहे कि आर्टिकल 63A की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं और पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान की जो अपीलें हैं, उन्हें भी इस केस के साथ क्लब करके फुल कोर्ट जो है बनाकर इस मुकदमे का फ़ैसला किया जाए। लेकिन ये तमाम इस्तदाएँ, ये तमाम प्रेयर जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद के वकला की, जो वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद है, वो तमाम मुस्तरद कर दी गई और फ़ैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही के हक़ में सुना दिया। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि परवेज़ इलाही चूँकि पीटीआई के जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, तो वज़ारत आला का हल्फ़ उठाने के बाद जो स्पीकर का ओहदा था परवेज़ इलाही साहब ने खाली कर दिया और आज इस ओहदे पर इलेक्शन होना था। और इस इलेक्शन से पहले मैंने अपने परसों के वीलॉग में आपको बताया था कि मुसम्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कोशिशें की गई, राब्ते किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से चलें। पंजाब की वज़ीर आला तो हमज़ा शहबाज के हाथ से चली गई, लेकिन जो स्पीकर का ओहदा है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, इन दोनों मामलात पर कैसे अपना स्पीकर मुंतखब कराना है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी बचाना है, तो कुछ एफ़र्ट्स की जा रही थी, कुछ राब्ते किए जा रहे थे पसे पर्दा। तो क्योंकि और इसकी वजह ये थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आर्टिकल 63A का इतलाक़ स्पीकर के इलेक्शन पे नहीं होता, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पे नहीं होता, और इस इलेक्शन में जो अरकान होते हैं वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए अपना हक़ राही दही जो इस्तेमाल करते हैं। अब जो नतीजा नाज़रीन सामने आया, उस नतीजे के मुताबिक जो सफ़नैन ख़ान हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा, उन्होंने 185 वोट हासिल किए हैं। हालांकि परवेज़ इलाही साहब ने 186 वोट हासिल किए थे। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो मुसम्मिक नवाज़ के कैंडिडेट थे स्पीकर के सैफुल मलूक खोकर, उन्होंने 189 की बजाय 179 के बजाय आज 175 वोट हासिल किए हैं। यानी पहले जो हमज़ा शहबाज ने वोट हासिल किए थे वज़ारत आला के इलेक्शन में, उससे 4 वोट जो है वो सैफुल मलूक खोकर ने कम हासिल किए हैं। और इसी तरीके से आज ये कहा जा रहा था कि जो सफ़नैन ख़ान हैं वो 186 से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे, और दावा किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से कि नून लीग के कुछ लोगों के ज़मीर जागेंगे और वो सैफुल मलूक खोकर की बजाय सफ़नैन ख़ान को वोट पोल करेंगे।
लिए गए ये, लेकिन ये भी नहीं हो सका। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एक वोट कम पोल हुआ है सफ्तान खान को, वो ग़ालिबन जो चैनल अपना पैनल ऑफ चेयर ऑफ पैनल के जो आज नुमाइंदा थे, जिन्होंने आज प्रिजाइड किया पंजाब असम्बली का इजलास नदीम खान की जानिब से, उन्होंने ग़ालिबन अपना वोट कास्ट नहीं किया होगा। इस वजह से शायद जो एक वोट है वो पीटीआई का कम हो गया। लेकिन जितने वोट थे वो तमाम के तमाम पड़े हैं। अब अभी तक मेरे सामने फिगर ऐसा नहीं आया कि जो 4 वोट नून लीग के कैंडिडेट को कम पड़े हैं वो अलबत्ता उनका कि किसी रुकन का कोई ज़मीर जागा है या फिर ये वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब वाइब्स क्या आ रही थी कि इसमें अनहोनी क्या हो सकती है, अपसेट क्या हो सकता है। तो आज कुछ साफ़ी दोस्तों से बात हो रही थी, 2 लाहौर के साफ़ी थे और एक इस्लामाबाद के साफ़ी थे। लाहौर के साफ़ियों के साथ तो टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई और इस्लामाबाद के साफ़ी तो हमारे साथ ही होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अगर सैफ अल मुल्क खोखर को नून लीग जो है वो स्पीकर के कैंडिडेट के ऊपर लेके आई है, तो इससे बज़ाहिर ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि मुसम्मिक नवाज़ को नज़र नहीं आ रहा कि उनका जो कैंडिडेट है वो स्पीकर के इलेक्शन पर सफ्तान खान के खिलाफ जीत पाएगा। तो इसलिए एक कमज़ोर किस्म का कैंडिडेट जो है वो इनके सामने लेके आए हैं, ताकि कैंडिडेट तो खड़ा करना है तो किसी बड़े कैंडिडेट की बजाय एक गैर मारूफ सा कैंडिडेट जो है वो सफ्तान खान के सामने ला के खड़ा किया गया है। तो मुझे जिन साफ़ियों से मैंने रब्ता किया उनकी जानब से ये कहा गया कि ये जो सैफ अल मुल्क खोखर साहब हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, 1-2 अरब लगा देना, 3 अरब लगा देना, क्योंकि इनके पास बहुत सारा एसेट हैं, बहुत सारे पैसे हैं। तो इनका फोकस जो है, जो हमें साफ़ियों की तरफ से बताया गया कि सैफ अल मुल्क खोखर ने पीटीआई के जो ख़वातीन अरकान हैं और जो काफ़िले की ख़वातीन अरकान हैं उनके साथ रब्ता किया है और उनके साथ रब्ते में कहा गया है, मैंने कोशिश ये की जा रही है कि वो वोट अपना, क्योंकि खुफिया राय शुमारी है, वो सफ्तान खान की बजाय हमें वोट जो है यानी सैफ अल मुल्क को पोल करें। लेकिन मैंने उनके इस बात के साथ इत्तफाक नहीं किया। लेकिन मेरे साथ दोस्त शर्त भी लगाना चाह रहे थे, लेकिन मैं शर्त से हमेशा भाग जाता हूँ, हारने के खौफ से कहीं हार ना जाऊँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी जो अपनी छठी सेंस है, जो मेरी अपनी बसीरत है, तजर्बा है, उसके मुताबिक ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो सैफ अल मुल्क की जगह, जो आज तक किसी मीडिया टॉक पे नज़र नहीं आते, मीडिया के ऊपर कोई अपीयरेंस उनकी नज़र नहीं आती, तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो सामने लाया जाता। लेकिन बहरहाल नतीजा सामने आ चुका है। सफ्तान खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर भी वोटिंग का आगाज़ होने वाला है। जो भी नतीजा होगा वो आप नाज़रीन तक पहुँच जाएगा मीडिया के ज़रिए। और दूसरी नाज़रीन, जो जैसे मैंने बात की कि परवेज़ इलाही ने बड़ा करारा किस्म का जवाब दिया है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को। आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जा रही थी, कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी थी, लेकिन वोटिंग होना बाकी थी, तो परवेज़ इलाही जो है वो उस वक्त के जो अपोजिशन इत्तेहाद था, आसिफ अली ज़रदारी, मुसम्मिक नवाज़ और मौलाना फजल रहमान को छोड़ के इमरान खान के साथ आके उन्होंने दोबारा से इत्तेहाद कर लिया था, जो ग़ालिबन शुजाअत हुसैन ने एक तरह से उससे लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया था। तो उस वक्त साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में वज़ीर-ए-आला कौन बनेगा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि इस बात का फ़ैसला हम करेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर-ए-आला नहीं बन पाएंगे। बल्कि आसिफ अली ज़रदारी ने यह भी कहा था कि जो मेरे साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, जो अपनी कमिटमेंट को तोड़ते हैं, तो फिर उसका उन्हें सबक भी जो है वो सिखाया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं परवेज़ इलाही को नहीं, बल्कि अपने जिस पर मैं हाथ रखूँगा वो पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनेगा। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान को कामयाबी दिलवा के दूसरा पैगाम आसिफ अली ज़रदारी को यह दिया है कि मैं पंजाब का वज़ीर-ए-आला मुंतखब भी हो गया हूँ और मेरी जो वज़ारत आला का ओहदा खाली हुआ था, वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद, हल्फ उठाने के बाद, मैंने उस ओहदे पर भी पीटीआई का सीनियर बंदा जो है वो स्पीकर के ओहदे पर मुंतखब करवा दिया है। तो ये पैगाम परवेज़ इलाही ने इस कामयाबी के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को दिया है। अब बात कर लेते हैं जो जुडिशल कमीशन का कल इजलास हुआ। इजलास के बारे में जो ख़बरें हमने रिपोर्ट की कि 5 जजेस के जो नाम हैं वो अप्रूव नहीं हो सके, मंजूर नहीं हो सके, और जुडिशल कमीशन का इजलास है वो किसी अच्छे नोट के ऊपर उसका इख्तिताम नहीं हुआ। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक अलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि ये जो 5 जजेस के नाम के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, ये 5 जजेस के नाम जो नामंजूर होने की ख़बरें चलाई जा रही हैं, ये ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि इजलास जो है वो आइंदा की तारीख़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है, डेफर कर दिया गया है। और उस तर्जुमान के अलामे में ये भी कहा गया कि जिन जजेस का नाम पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नॉमिनेट करने के हवाले से, तैनात करने के हवाले से, उन जजेस के हवाले से मज़ीद डाटा, मज़ीद मालूमात जो है वो आइंदा इजलास में पेश की जाएगी।
और नई जो तारीख है जुडिशल कमीशन के इजलास की वो जल्द जो है जो अरकान है जुडिशल कमीशन के उन्हें उस नई तारीख के हवाले से जो आगाह कर दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस काजी फायज़ का ख़त आया और जिसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस को मुखातब किया। चीफ़ जस्टिस को ये ख़त लिखा गया था जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि जो जुडिशल कमीशन के इजलास की मीटिंग है वो मीटिंग के जो हैं वो पब्लिक किए जाएँ। और इस ख़त में जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि 5 जजेस के नाम जो है वो कसरत राय के साथ जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, लेकिन जो अलामिया है सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का वो आज के इजलास की कार्रवाई के बरक्स है। उसके बाद नाज़रीन आज सदार तारिक मसूद जो कि दूसरे सीनियर रुकन है जुडिशल कमीशन के, उनकी जानिब से भी एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान को लिखा गया। उसमें भी यही बात की गई कि जो तर्जुमान ने सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया गया है वो बरक्स है जो कार्रवाई जुडिशल कमीशन की रही, जिसमें 5 जो नाम है जजेस के वो मंजूर नहीं हो सके और किसी नाम पर भी इत्तफाक नहीं हो सका, तो कोई तारीख नहीं दी गई, इजलास को डेफर नहीं किया गया। तो जो क्या से राइयाँ मीडिया पे की जा रही हैं इस इजलास के हवाले से उन्हें स्टॉप करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए मुनासिब रहेगा चीफ जस्टिस से उन्होंने दरख्वास्त की, इस्तदा की कि गुज़िश्ता रोज़ के इजलास का जो मिनट्स हैं उन्हें पब्लिक कर दिया जाए ताकि इजलास की कार्रवाई के हवाले से जो अफवाहें जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं उनका खात्मा हो सके। ज़ाहिर सी बात है कि 2 जजेस का ख़त आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का लामिया कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं जो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं वो कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक बड़ा फैसला किया, बड़ा इकदाम उनकी जानिब से उठाया गया, रूल्स को रिलैक्स किया गया जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं। और क्योंकि इन कैमरा ये इजलास होता है और रूल्स को रिलैक्स करने के बाद जो कल के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको जारी कर दिया गया है। नाज़रीन 2 घंटे 25 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं तो नहीं सुन सका और मैंने कोशिश की कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इजलास का इख्तिताम जो है किसी अच्छी नोट पे नहीं हुआ, तो मैं आखिरी चंद मिनट्स के जो लम्हात हैं वो मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन वो ऑडियो एंड पे जाके कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि 2.5 घंटे की वीडियो सुनना मेरा तो स्टेमिना नहीं था। लेकिन मैंने ये जो अंदाज़ा लगाया है झूठा कौन है सच्चा कौन है, इन तमाम बातों के कता नज़र हमें इस जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले नज़र आ रहा था कि जो नाम चीफ जस्टिस ने प्रपोज़ किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, वो अप्रूव नहीं हो पाएंगे जुडिशल कमीशन के इजलास में। ख़ास तौर पे जब हमज़ा शहबाज शरीफ के मुकदमे का फ़ैसला आ गया तो मेरी नज़र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल, क्योंकि नज़र आ रहा था कि मेजॉरिटी नहीं है, वज़ीर कानून भी हुकूमत का है, अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत का नुमाइंदा होता है और पाकिस्तान बार कौंसल का क्या मौक़िफ़ रहा है माजी से लेकर अब तक वो भी सबके सामने था। और जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी माजी में जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के हवाले से, उसमें भी गालिबन मोस्टली जो अरकान थे मुखालफत करने वाले और उसमें मकबूल बाकर साहब भी थे, उसमें सरदार तारिक मसूद नहीं थे और उन्होंने भी सीनियरिटी के असूल के ऊपर जो है वो फोकस किया था, ज़ोर डाला था और एम्फेसाइज़ किया गया था कि बजाय इसके कि जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, जो सीनियर जज साहबान हैं, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। तो नज़र आ रहा था कि 5-4 का रेशो मौजूद है और 5-4 के रेशो से ये जज साहबान जो है इनकी अप्रूवल नहीं हो पाएगी। तो गालिबन जो मैं ये समझता हूँ क्योंकि 12 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को दी हैं और जो आज एक डेडलॉक, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहा है उस पर अफसोस भी होता है। कल के वीलॉग में मैंने कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है और तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो जजेस के नाम हैं वो जुडिशल कमीशन से अप्रूव नहीं हो पाया, उन पर डिस्कशन भी की गई है। लेकिन बहरहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ साहब की बनती थी कि जब सब कुछ जैसे कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, जब दीवार पे सब कुछ लिखा नज़र आ रहा था तो चीफ साहब को इजलास बुलाने से पहले ये कंसल्टेशन प्रोसेस, अरकान को एतमाद में लेने का जो सिलसिला है वो या जो ये मामला है इस पर पहले उन्हें एतमाद में लेकर जो तारीख़ है जुडिशल कमीशन की वो बाद में देनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि इजलास डेफर कर दिया गया है और 14 अगस्त को जो जुडिशल कमीशन के अब जजेस में आखिरी रुकन है जस्टिस सजाद अली शाह वो 14 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के नए रुकन मुंतखब हो जाएंगे, तो सूरत-ए-हाल और भी तब्दील हो जाएगी। अब क्या होता है, इस डेडलॉक का सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, मसला कैसे हल होता है, ये तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन जो ज़िम्मेदारी अब भी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट करके, क्योंकि जजेस की तैनातियाँ होनी भी सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पर भी बर्डन आएगा और जो साइलिन हैं वो भी सफ़र करेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।